हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका आपके चैनल में। एसक्यूएल की पिछली वीडियो में हमने जाना था कि डेटाबेस क्या होता है, हमारा डेटाबेस के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, एसक्यूएल क्या है, डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल किस प्रकार से क्रिएट करी जाती है और कॉलम को किस प्रकार से ऑल्टर किया जाता है, अपडेट कमांड और डिलीट कमांड के बारे में। आज की हमारी वीडियो किसी सीरीज का कंटिन्यू वीडियो होगी जिसमें आज हम जानेंगे हमारे DDL, DML को, कीज को, जॉइंस को, प्रोसीजर्स को और क्लॉज के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और कुछ बेहतर समझते हैं। DDL एंड DML, समटाइम्स लाइक इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछते हैं कि DDL और DML में क्या डिफरेंस है। DDL का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और DML का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज से हम डेटाबेस की स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, जबकि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज से हम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की जो कमांड है आर यूज्ड टू डिफाइन एंड मैनेज एंड मॉडिफाइंग द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। दे आर primarily concerned with creating, altering और deleting database। So हमारे पास इसमें जो क्वेरी आती है वो हम पहले ही देख चुके हैं। हमारे पास इसमें पहली क्वेरी होती है लाइक क्रिएट डेटा टेबल एंड ऑल्टर करना टेबल को और टेबल को ड्रॉप करना। इट मीन्स कि टेबल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इट मीन्स DML commands are used to interact with the data stored in the database. They are primarily concerned with inserting, updating and deleting data in database. तो इसमें हमारे पास सिंपली इंसर्ट का कमांड होता है, अपडेट के कमांड होते हैं और डिलीट के कमांड। ये तीन कमांड हमारे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं। अदरवाइज क्रिएट करना टेबल को, ऑल्टर करना टेबल को और ड्रॉप करना, ये हमारे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के एग्जांपल्स हैं। तो सिंपल सा हमारा डिफरेंस है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में। इसके बाद अगला हम देखते हैं हमारी कीज। एसक्यूएल में किस प्रकार की कीज होती है। कीज इन एसक्यूएल, की एक ऐसा कॉलम होता है जो डेटाबेस टेबल में डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। हमने पिछली वीडियो में भी प्राइमरी की के बारे में बताया था कि प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है हमारे एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को। तो सिंपल ही है कि हमारी जो कीज होती है हमारे रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करती हैं। इसका मतलब अगर आपके पास एक लार्ज टेबल है और आपको एक स्पेसिफिक रो को फाइंड करना है तो आप उस की मदद से उस रो को फाइंड कर सकते हो। लेट सपोज हमारी पिछली वीडियो में हमको एम्प्लॉय का रिकॉर्ड फाइंड करना था जिसकी एम्प्लॉय ID 1 है, तो हमने सिंपल सा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय कमांड रखा था जहां पे वेयर क्लॉज में एम्प्लॉय ID = 1 पास किया था। तो कीज हमारी सिंपल है। एसक्यूएल में हमारे पास इंपॉर्टेंट जो कीज हैं वैसे तो प्राइमरी की आती है। प्राइमरी की एक ऐसी कॉलम होती है जो कि टेबल में हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। प्राइमरी की में हमारे टेबल की हर रो यूनिकली आइडेंटिफाई तो होती है, इसका असर जो होता है हमारे टेबल के पहले कॉलम में होता है और उसमें डुप्लीकेट। और दूसरी बात है कि प्राइमरी की में मैंने आपको कल एक एग्जांपल के थ्रू इसके पिछले वीडियो में दिखाया भी था कि अगर डुप्लीकेट की अगर हम डुप्लीकेट यूज करते हैं तो ये वायलेशन ऑफ प्राइमरी की होती है। इसका मतलब ये डुप्लीकेट वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करते। दूसरी चीज होती है कि प्राइमरी की कभी नल नहीं होती, ये हमारे टेबल के एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है बस। इसके साथ ही हमारा जो अगली की है वो है हमारी फॉरेन की। फॉरेन की क्या होती है? फॉरेन की एक टेबल में एक कॉलम होती है जो दूसरी टेबल में एज अ फॉरेन की का काम करती है। हमारी एक प्राइमरी की दूसरी टेबल में फॉरेन की का काम कर सकती है। चलिए फॉरेन की का मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं, इसका नाम है अभी, चलिए मैं कस्टमर लेता हूं। मैंने अपने कस्टमर के लिए एक कस्टमर ID जो कि मैंने एक प्राइमरी की रखी है, डिक्लेयर इसका ठीक रखता हूं। ओके, मैं इसका एक मोबाइल नंबर रख रहा हूं।
लेट सपोज मैं इसको वार दे रहा हूँ मोबाइल को। तो अब देखिए ये हमारी एक कस्टमर की टेबल क्रिएट होगी। मैंने इस टेबल को क्रिएट करने के लिए कमांड रन किया। अब मैं अपनी एक और टेबल क्रिएट करता हूं, इसको मैं ऑर्डर के नाम से क्रिएट करना चाहूंगा। ओके, आप देखिए हमारी कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी मैंने एक प्राइमरी की डिक्लेयर करी थी। ऐसे ही मैं ऑर्डर टेबल में ऑर्डर आईडी को प्राइमरी की डिनोट करता हूं। ओके, अब हम इसमें एक मान लो ऑर्डर का डेट रख लेते हैं, और मैंने कल बताया था कि इसके लिए डेट टाइप का डेटा टाइप होता है। अब मैं अपने इस टेबल में एक कस्टमर आईडी, हर एक कस्टमर के रिगार्डिंग मेरे पास एक ऑर्डर है, कुछ ना कुछ ऑर्डर है, तो मैं इन कस्टमर आईडी को भी लेता हूँ एक कॉलम को, जो कि यहाँ पे इंटीजर टाइप का डेटा टाइप होगा। बट कस्टमर आईडी को मैं यहाँ पे एक फॉरेन की डिक्लेयर करूंगा। अगर मेरे को फॉरेन की बनाना है तो मैं यहाँ पे सिंपली कमांड लिखता हूँ फॉरेन पेज में की, और उस की का नाम रखूंगा, उस की का नाम दूंगा कस्ट आईडी, और इसका रेफरेंस किस टेबल से है, रेफरेंस किस टेबल से, उस टेबल का नाम दूंगा और सॉरी रेफरेंस होता है बेबी या, और मैं अपनी इस टेबल का नाम लिख के, टेबल थी कस्टमर नाम, उस कॉलम का नाम भी दूंगा जिससे मेरे को इसको फॉरेन ही बनाना है, क्योंकि मेरा कस्टमर आईडी था। जी, कस्टमर की टेबल थी और कस्टमर आईडी कॉलम था। मैं इस क्वेरी को रन करके देखता हूं तो मेरा कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो गया। अब मैं इस टेबल को रिफ्रेश करके इसका स्ट्रक्चर आपको शो कराता हूं। ये मेरी कस्टमर की टेबल है जिसमें ये मेरे कॉलम्स है। कॉलम्स में क्या क्या है हमारे पास, कस्टमर की आईडी, कस्टमर का नेम है, उसका मोबाइल नंबर है। कीज देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे केवल एक ही की है जो कि प्राइमरी की है, वो है कस्टमर आईडी। इसी प्रकार से हम ऑर्डर की टेबल को चेक करते हैं। ऑर्डर की टेबल में हमारे पास कॉलम कौन कौन से हैं, ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी है और ऑर्डर का डेट है। कीज चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक प्राइमरी की है ऑर्डर नाम से, फॉरेन की है ऑर्डर में जो कि है कस्टमर आईडी। तो देखा आपने, इस प्रकार से हमारी एक टेबल की प्राइमरी की दूसरी टेबल में एज ए फॉरेन की वर्क करती है। ये थी हमारी फॉरेन की। इसके बाद आती है हमारी यूनिक की। लेट सपोज कि हमारे पास कोई भी यूनिक की क्या होती है, यूनिक की अभी एक कॉलम में होती है जो कि डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, लेकिन ये प्राइमरी की तरह हमारी टेबल की सिर्फ एक कॉलम पर अप्लाई नहीं होती। हम अपनी टेबल में दो कॉलम्स को यूनिक की बना सकते हैं। लेट सपोज हमारी यही टेबल है, हमारी टेबल में ऑर्डर आईडी और कस्टमर आईडी, ये हमारे दोनों मिलकर एक यूनिक की बनाएंगे। अगर आपको यूनिक की डिनोट करना है तो उसके लिए भी एक एग्जांपल हम देखते हैं। चलिए एक एग्जांपल हम यूनिक के लिए देखते हैं। जानते हैं यूनिक की टेबल्स के माध्यम से यूनिक की को मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूं। लाइक मैं प्रोडक्ट नाम से टेबल क्रिएट कर रहा हूं। मेरी प्रोडक्ट में प्रोडक्ट की आईडी है, इसको मैं इंटीजर टाइप कर ले रहा हूं। ओके, दूसरा प्रोडक्ट का नेम है, इसको मैं वैर कर ले रहा हूं। तीसरा मेरा एक HSN कोड है, हर एक प्रोडक्ट का एक HSN कोड होता है, मैं इसको भी वैर कर 90 ले रहा हूं। ओके, अब मेरे को इस प्रोडक्ट को यूनिक की डिक्लेयर करनी है तो मैं बस सिंपल एक यूनिक कमांड लिखूंगा। जिस भी कॉलम को मेरे को यूनिक की बनाना है तो वो उस कॉलम के आगे मैं यूनिक कमांड लिखूंगा और अपनी क्वेरी को रन करूंगा। टेबल्स को चेक करते हैं। देखिए हमारी प्रोडक्ट नाम की टेबल क्रिएट हो गई जिसमें हमारे पास 3 तरह के
कॉलम्स है, प्रोडक्ट आईडी है, नेम है और उसका HSN कोड है। अब मैं कीज चेक करता हूँ तो मेरी यहाँ पे ये यू क्यू दिखा रहा है, इसका मतलब मेरी 2 कीज यूनिक की बनी है इस टेबल में। फॉर मोर क्लैरिफिकेशन मैं इसका एक स्क्रिप्ट तैयार करता हूँ। करके तो देखिए मेरी टेबल क्रिएट हुई विद यूनिक क्यू स्टेटमेंट। किन किन को हमने यूनिक की बनाया भी यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है, लाइक प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम, मेरी ये 2 यूनिक की है। तो ये था हमारा की इन सीक्वल। अब हम जानते हैं हमारे ज्वाइंस के बारे में। ज्वाइंस क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और 2 टेबलों के बीच में किस प्रकार से ज्वाइन का यूज किया जाता है। ज्वाइंस एसक्यूएल में 2 या 2 से अधिक टेबल्स के बीच में कंबाइंड या मैचिंग रिकॉर्ड्स को कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है। ज्वाइंस आपको रिलेटेड डेटा को रिट्रीव करने में मदद करता है। लेट्स सपोज हमारे पास 2 या 2 से अधिक टेबल है, अब उनके बीच में हमें कुछ रिकॉर्ड्स है और हमारी रिक्वायरमेंट्स है हर एक टेबल से एक यूनिक आईडी या प्राइमरी की के रेफरेंस में सारे रिकॉर्ड्स निकल गए हैं, तो उनसे इन स्थानों पे ज्वाइंस का यूज करते हैं। चलिए ज्वाइंस को समझते हैं। मैं 2 टेबल क्रिएट करने जा रहा हूं। पहली टेबल है मेरी एम्प्लॉय, दूसरी है एम्प्लॉय की सैलरी। दोनों में मेरे पास एम्प्लॉय आईडी एज अ प्राइमरी की है, जो कि दोनों टेबल में कॉमन रिकॉर्ड कॉमन कॉलम है। विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉय आईडी हम दोनों टेबल्स में ज्वाइन परफॉर्म करेंगे और समझेंगे इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइंस और फुल आउटर ज्वाइंस को। अब अपने रिकॉर्ड्स भी इंसर्ट कर लेते हैं। तो अभी आप देखिए हमारे पास 2 टेबल्स क्रिएट हो गई हैं। पहली है एम्प्लॉय, दूसरी है एम्प्लॉय सैलरी। दोनों टेबल्स को रन करके देखते हैं। अभी मैंने दोनों टेबल राइट करी हैं और इनको रन करके देखता हूं। तो पहली एम्प्लॉय टेबल में 3 रिकॉर्ड है, एम्प्लॉय सैलरी में भी 3 रिकॉर्ड है। एम्प्लॉय टेबल में जो 3 रिकॉर्ड्स है इनमें एम्प्लॉय आईडी के बिहाफ पे एम्प्लॉय सैलरी टेबल में एम्प्लॉय आईडी के बिहाफ पे एम्प्लॉय सैलरी रिप्रेजेंट है। अब मेरे को इसमें इन दोनों टेबल्स के बीच में ज्वाइन परफॉर्म करना है। इन्हीं 2 टेबल्स की हेल्प से हम सारी ज्वाइंस की चारों ज्वाइंस हम समझेंगे। पहला हम समझते हैं इनर ज्वाइन क्या होता है। इनर ज्वाइन एसक्यूएल में 2 टेबल के बीच मैचिंग रोज को रिट्रीव करने के लिए इस्तेमाल होता है। इनर ज्वाइंस आपके डेटा में वही डेटा दिखाता है जो दोनों टेबल्स के बीच में मैचिंग हो। इट मींस हमारे लाइक एम्प्लॉय आईडी मैचिंग है दोनों टेबल्स में। अब इसी के बिहाफ पे ये रिजल्ट शो करेगा। ज्वाइन यूज करने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं एलियासिंग क्या होती है। एसक्यूएल में एलियासिंग, अगर आप एसक्यूएल के टेबल्स के नाम के आगे कोई भी नाम असाइन करते हो तो वो एलियास हो जाती है उस टेबल के नेम के रेफरेंस में। लाइक एलियासिंग के लिए हम एज कमांड का यूज करते हैं। अब वो मैंने एम्प्लॉय टेबल के लिए एज एम्प्लॉय EMP लिखा, तो ये मेरी टेबल का नेम एलियास हो गया विद EMP से। अगर आप एज नहीं भी लिखोगे तब भी ऐसे एलियासिंग वर्क करेगा। ज्वाइन लगाने के लिए इनर ज्वाइन लिखता हूं मैं। अब इनर ज्वाइन लिखने के बाद मैंने ज्वाइन इन 2 टेबल्स के बीच में लगानी है, उन दोनों टेबल्स के नाम लिखते हैं। पहली टेबल तो हमारी एम्प्लॉय लिखी जा चुकी है, दूसरी टेबल है हमारी एम्प्लॉय सैलरी। अब एम्प्लॉय सैलरी में उस कॉलम को डिनोट करेंगे जिसके बिहाफ पर मुझे दोनों टेबल्स के बीच में ज्वाइन परफॉर्म करना है। मैं एम्प्लॉय सैलरी को भी एलियासिंग दे देता हूं। अब मैं लिखूंगा ऑन, इस पे लगनी है मेरी EMP जो एम्प्लॉय टेबल है उस पे एम्प्लॉय आईडी है उसमें, और एम्प्लॉय सैलरी में भी एम्प्लॉय आईडी है। इन दोनों कॉमन कॉलम्स पे हमारा ज्वाइन लगेगा। अब हम इस टेबल को रन करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखिए हमारी ज्वाइन तो परफॉर्म सक्सेसफुली रन कर गया, हमारे दोनों टेबल्स के रिकॉर्ड्स उठ के आ गए, बट जो टेबल है उसमें हमारे मिसमैच रिकॉर्ड्स है, एम्प्लॉय आईडी 2 बार आ गई है। तो हमेशा ज्वाइंस के टाइम आपको जो भी रिकॉर्ड्स
रिप्रेजेंट करना है या रिट्रीव करना है, केवल उन्हीं रिकॉर्ड्स को हम पास ऑन करते हैं। मैं इस टेबल को रन करूंगा तो मेरे पास एम्बिगुअस कॉलम की एरर आ गई एम्प्लॉय टैब पे। एम्बिगुअस की एरर तब आती है जब एक कॉलम दोनों ही टेबल में सेम नाम से पड़ा हो, इसलिए हमारे पास एम्प्लॉय आईडी की एम्बिगुअस कॉलम दे रहा है। इसके लिए मैं अपनी टेबल्स की एलियासिंग को पास करूंगा और उस कॉलम के नाम को रखूंगा। अब मैं दोबारा से रन करके देखता हूं, मेरा रिजल्ट शो हो गया। ये था हमारा इनर ज्वाइन। इसी प्रकार से हमारा अगला ज्वाइन है, उसका नाम है लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट इनर ज्वाइन के बाद हमारा आता है लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन में ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम राइट साइड होते हैं। हमारी दोनों टेबल्स थी, हमने दोनों टेबल्स में रिकॉर्ड थे, तो हमारा लेफ्ट साइड पे जो टेबल है वो है एम्प्लॉय और राइट साइड पे जो टेबल है वो है हमारी एम्प्लॉय सैलरी। लेफ्ट ज्वाइन के लिए हम लेफ्ट ज्वाइन कमांड का यूज करते हैं और सारी कंडीशन उसी प्रकार से लिखी जाती है जिस प्रकार से अदर ज्वाइंस में लिखी जाती हैं। अब हम अपनी इस टेबल को रन करेंगे, देखिए क्या रिजल्ट आता है। हमारी टेबल में लेफ्ट साइड के रिकॉर्ड आए और राइट साइड के रिकॉर्ड आए। लेफ्ट टेबल में सभी टेबल्स के बीच के दो टेबल्स के बीच की मैचिंग रिकॉर्ड्स तो आती हैं, बट एक और चीज होती है, लाइक हमारी लेफ्ट साइड की टेबल और राइट साइड की टेबल जब हमारी ज्वाइन करती है लेफ्ट ज्वाइन के थ्रू, और अगर हमारी लेफ्ट साइड की टेबल में मान लीजिए कोई रिकॉर्ड है बट अगर राइट साइड की टेबल में वो रिकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है तो वहां पे वो नल शो करा देती है। लेट सपोज मैं इंसर्ट करता हूँ एम्प्लॉय की टेबल में एक और रिकॉर्ड, कॉलम चेक कर लेते हैं। हमारे एम्प्लॉय आईडी है, कॉमा फर्स्ट नेम है, कॉमा लास्ट नेम है। अब जब मैं इन पे वैल्यूज एड ऑन करूंगा, लेट सपोज मैं एक फर्स्ट नेम लेता हूं, कोड अरेज लेता हूं। देखिए मैंने एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया। अभी तक मेरा दोनों टेबल्स में जो रिकॉर्ड आ रहा था लेफ्ट ज्वाइन का, वो इस टेबल के बिहाफ पे इस टेबल में जो भी सैलरी थी वो शो कर रहा था। बट अब देखता हूं मैंने लेफ्ट ज्वाइन लगा के क्वेरी रन करी तो मेरा जो 4th नंबर का एम्प्लॉय आईडी है उसका जो सैलरी है वो इस वक्त नल शो कर रहा है। ये था हमारा लेफ्ट ज्वाइन। राइट ज्वाइन भी सेम इसका वैसा वर्सा होता है। इट मींस कि राइट ज्वाइन में ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम राइट साइड होते हैं बट मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट साइड होते हैं। राइट ज्वाइन में सिंपली हम राइट कीवर्ड का यूज करते हैं और अपनी ज्वाइंस को परफॉर्म करते हैं। तो आप देखिएगा कि रिजल्ट हमारा क्या आएगा। ये था हमारा ये रिकॉर्ड था जो वो था हमारा पूरा लेफ्ट ज्वाइन का। सेम हम राइट ज्वाइन को परफॉर्म करके देखते हैं। तो देखिए राइट ज्वाइन में इस तरह की कोई भी चीज नहीं हुई। राइट ज्वाइन ने हमारे राइट हैंड साइड पे जो हमारी रिकॉर्ड्स थी एम्प्लॉय सैलरी के बिहाफ पे एम्प्लॉय में कौन कौन से रिकॉर्ड है उसकी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग ज्वाइन पास किया। राइट ज्वाइन बहुत सिंपल है, ऑल रिकॉर्ड्स हमारे राइट साइड से हैं और मैचिंग रिकॉर्ड्स हमारे लेफ्ट साइड से हैं। आपको राइट साइड और लेफ्ट साइड का मतलब समझ में आ गया होगा। हमारे जो यहाँ टेबल सेकेंडली पास हुई वो राइट साइड की है, तो इसने राइट साइड में हमारे पास 3 ही रिकॉर्ड्स थे। आप चाहे तो एम्प्लॉय सैलरी को एक बार फिर से देख लो। यहाँ पे हमारे पास 3 रिकॉर्ड ही हैं और एम्प्लॉय सैलरी में हमारे पास 4 रिकॉर्ड है। अब हमने दोनों के बीच में जब राइट ज्वाइन पास किया तो उसने रिकॉर्ड्स चेक किए फ्रॉम ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम राइट साइड और मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट साइड। उस प्रकार से इसने हमारी चौथी जो एम्प्लॉय आईडी थी उसको रिट्रीव नहीं किया। ये था हमारा एसक्यूएल पे राइट ज्वाइन। इसी के साथ अगला जो ज्वाइन है हमारा उसका नाम है फुल आउटर ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइन क्या होता है? और अगर फुल आउटर ज्वाइन हमारा जो है, जैसे हमारी दोनों टेबल्स है एम्प्लॉय और एम्प्लॉय सैलरी, अब इन दोनों टेबल्स में हमारे सारे रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करेगा विद द हेल्प ऑफ फुल आउटर ज्वाइन। Full outer join, it means like full outer join retrieves all records from both of the tables, like left side table and right side tables, and it includes matching record as well as non-matching records. ये important बात है, ये दोनों टाइप के रिकॉर्ड्स उठाएगा, मैचिंग हो चाहे नॉन मैचिंग हो।
मैं फुल आउटर जॉइन लगाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बस सबको यहाँ पे फुल और आउटर कीवर्ड का यूज करना है। और सेम अगर मैं इसको रन करूंगा तो देखिए मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स उठ के आ गए हैं। अब हम देखते हैं स्टोर्ड प्रोसीजर के बारे में। स्टोर्ड प्रोसीजर क्या है? स्टोर्ड प्रोसीजर इसे एसपी के नाम से भी जानते हैं या इसको एसपी के नाम से भी डिनोट करते हैं। ये एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट होता है जो एक सेट ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट को एक साथ स्टोर करता है। सेट ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट मतलब इसके अंदर ही आप अपनी क्रिएट की क्वेरी, राइट की क्वेरी, रीड की क्वेरी सब लिख सकते हो। ये स्टेटमेंट्स डेटाबेस के अंदर एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार रहते हैं। स्टोर्ड प्रोसीजर डेटाबेस परफॉर्मेंस को सुधारने में मदद करता है और कोड को रीयूजेबल भी बनाता है, और डेटाबेस एक्सेस और डेटाबेस मॉडिफिकेशन और डेटाबेस को सिक्योरिटी और भी बहुत सारे फीचर्स स्टोर्ड प्रोसीजर प्रोवाइड करता है। स्टोर्ड प्रोसीजर हमेशा मेरी नॉर्मल क्वेरी से फास्टर होते हैं क्योंकि ये प्री एग्जीक्यूटेड होते हैं। जब भी हम अपने कोड में कोई भी लॉजिक लिखते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा बैकएंड में डेटाबेस में डेटा स्टोर्ड हो, तो हम स्टोर्ड प्रोसीजर का यूज करते हैं। और ये डेज में हम इनलाइन क्वेरीज को राइट करते थे, बट फॉर एसक्यूएल इंजेक्शन पर्पस आफ्टर दैट वी राइटिंग द क्वेरी इनसाइड आर स्टोर्ड प्रोसीजर। देखते हैं स्टोर्ड प्रोसीजर के कुछ फीचर्स को। स्टोर्ड प्रोसीजर हमारे कोड को रीयूजेबल बनाता है। स्टोर्ड प्रोसीजर में आप कोई भी चीज एक बार लिख ली आपने और स्टोर्ड प्रोसीजर को क्रिएट कर दिया, और आपको कोई भी मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो इजीली। आप डायरेक्ट अपने स्टोर्ड प्रोसीजर में जाओ और उसे मॉडिफाई क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हो। तो हमारा कोड की रीयूजेबिलिटी स्टोर्ड प्रोसीजर प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज होती है हमारी स्टोर्ड प्रोसीजर में सिक्योरिटी। हम स्टोर्ड प्रोसीजर में डेटा को सिक्योर करते हैं और परमिशन मैनेजमेंट की मदद से हम अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। सिर्फ ऑथराइज यूजर ही स्टोर्ड प्रोसीजर को एग्जीक्यूट कर सकता है। हम इस प्रकार की सिक्योरिटी अपने स्टोर्ड प्रोसीजर में को अलाउ करवा सकते हैं। स्टोर्ड प्रोसीजर हमारे ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता है। स्टोर्ड प्रोसीजर हमारा इजीली वे में एरर को हैंडल कर लेता है। स्टोर्ड प्रोसीजर में हमारे पैरामीटराइजेशन का डिक्लेरेशन होता है। स्टोर्ड प्रोसीजर में कोड को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। हम ऑर्गेनाइज वे में कोड को राइट कर सकते हैं और ये हमारा कोड को पोर्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब कि ये हमारे एक स्टोर्ड प्रोसीजर पे स्टैंडर्ड वे में क्रिएट करने का तरीका होता है। आप डेटाबेस में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आसानी से माइग्रेट कर सकते हो। ये थे हमारे कुछ कॉमन स्टोर्ड प्रोसीजर के फीचर्स। चलिए अब हम जानते हैं स्टोर्ड प्रोसीजर को किस प्रकार से क्रिएट करते हैं। स्टोर्ड प्रोसीजर को क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट प्रोसीजर नाम से कमांड लिखते हैं। अब हम इसके बाद अपने स्टोर्ड प्रोसीजर के नाम को रखते हैं। लाइक मेरे को एम्प्लॉय को मैनेज करना है, लाइक एम्प्लॉय में क्रेड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मैंने एम्प्लॉय क्रेड नाम से अपने स्टोर्ड प्रोसीजर को डिक्लेयर कर दिया। अब इसके बाद मैं अपने एम्प्लॉय के को इंसर्ट अपडेट डिलीट करवाने के लिए उसके पैरामीटर्स को डिक्लेयर करूंगा। पैरामीटर को डिक्लेयर करने के लिए हमेशा हम @ कीवर्ड का यूज करते हैं। तो मैंने जैसे अपने सबसे पहले एम्प्लॉय की आईडी पास करी। एम्प्लॉय की आईडी हमारी इंटीजर टाइप की थी। उसके बाद मैंने एम्प्लॉय के फर्स्ट नेम को पास किया क्योंकि वैरकैन टाइप का था, इसका डेटा साइज था 50। ऐसे ही मैं एम्प्लॉय के लास्ट नेम को, इसका डेटा साइज हमारा 50 है। और मैं चाहता हूं कि उस समय जिस समय मेरे एम्प्लॉय में रिकॉर्ड इंसर्ट हो, एट द सेम टाइम मेरी एम्प्लॉय सैलरी में भी रिकॉर्ड इंसर्ट हो। तो मैं एक एम्प्लॉय की सैलरी नाम का कॉलम लेता हूं। ये रहा मेरा एम्प्लॉय की सैलरी। मैंने इसको इंटीजर टाइप कर लिया। अब मैं एक और पैरामीटर लेता हूं जिसके माध्यम से मैं अपने एक ही स्टोर प्रोसीजर के अंदर अलग अलग एक्शन परफॉर्म कर सकता हूं। मैं इसे एक्शन का ही नाम दे देता हूं, एक्शन मोड दे देता हूं। ओके, इसको var में n पास करता हूं। ओके,
ये था मेरा स्टोर प्रोसीजर के पैरामीटर का डिक्लेरेशन। मैंने यहाँ पे अपने स्टोर प्रोसीजर के लिए पैरामीटर तो डिक्लेयर किए हैं। मेरे को कौन कौन से कॉलम में कौन कौन सा रिकॉर्ड चाहिए उसके लिए मैंने पैरामीटर को इनिशियलाइज किया है। अब स्टोर प्रोसीजर को स्टार्ट करने के लिए हम एज कीवर्ड का यूज करते हैं। इसके बाद इनसाइड बिगिन और एंड के अंदर हम अपनी लॉजिक को लिखते हैं। अब मुझे इसमें अपने इंसर्ट की क्वेरी को लिखना है। उसके लिए मैं एक कंडीशन पास करना चाहता हूं जिसमें मैं इफ एट द रेट एक्शन मोड इज इक्वल टू क्रिएट स्टेटमेंट दूंगा। फिर मैं बिगिन एंड लिखूंगा जिसमें मैं इंसर्ट स्टेटमेंट की क्वेरी पास करता हूं। एम्प्लॉई टेबल में सबसे पहला एम्प्लॉय आईडी, दूसरा है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। अब आप यहाँ पे या तो वैल्यूज भी डाल सकते हो, एट द रेट एम्प्लॉय आईडी कॉमा एट द रेट फर्स्ट नेम कॉमा एट द रेट लास्ट नेम। आप इसकी जगह पे सेलेक्ट स्टेटमेंट का भी यूज कर सकते हो। Select at the rate employee ID, comma, at the rate first name, comma, at the rate last name। अब दोनों में से किसी का भी यूज करके इसको इंसर्ट करा सकते हो। सेम जब हम एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे उस टाइप पे हम चाहते हैं हमारी एम्प्लॉय की सैलरी टेबल में भी रिकॉर्ड इंसर्ट हो। बाय आईडी है, बाय आईडी एंड एट द रेट सैलरी। अगर हम एक्शन मोड क्रिएट पास करेंगे तो आप देखना हमारा जो भी प्रोसीजर वर्क करेगा वो इंसर्ट की क्वेरी के लिए वर्क करेगा। अगर सिमिलर वे में आप कोई दूसरा एक्शन मोड पास करते लाइक इफ एट द रेट एक्शन मोड is equal to get all और begin और ending के साइड में आप अपनी क्वेरी भेजते हैं लाइक select as from employee। बट मेरे पे यहाँ पे एम्प्लॉय की सैलरी भी रिप्रेजेंट करनी थी और हमारी ज्वाइन की क्वेरी हमने बनाई थी। सेम वही क्वेरी हम यहाँ पे लिख रहे एम्प्लॉय सैलरी के साथ। इस पे एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी पर और एम्प्लॉय सैलरी टेबल की एम्प्लॉय आईडी पर और जो हमको रिकॉर्ड शो करना था वो हमारा emp.employee कॉमा फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम कॉमा एम्प्लॉय की सैलरी। इतना हमारा गेट का रिकॉर्ड। अब ये बेसिकली हमारा प्रोसीजर क्रिएट हो गया है। प्रोसीजर में दो प्रकार के एक्शन हो रहे हैं, पहला रिकॉर्ड को क्रिएट करना, रिकॉर्ड को गेट करना। मैं आपको रन करके दिखाता हूं। ये मैंने अपने प्रोसीजर को रन किया। अब प्रोसीजर हमारा जब रन हो गया तो हमको ये प्रोसीजर फाइंड आउट करना है। तो प्रोसीजर हमारा हमेशा प्रोग्रामेबिलिटी में क्लिक करेंगे तो आपको स्टोर प्रोसीजर का ऑप्शन मिलेगा। इस स्टोर प्रोसीजर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा जस्ट एम्प्लॉय करेक्ट नाम से एक ऑपरेशन क्रिएट हुआ था प्रोसीजर, वो प्रोसीजर यहाँ पे शो कर रहा है। प्रोसीजर को ओपन करेंगे तो आपको पैरामीटर्स भी दिखाएगा, कौन कौन से पैरामीटर हमने भेजे हैं।
ये प्रोसीजर हमारा क्रिएट हो गया। अब लेट सपोज कि हमको ये प्रोसीजर मॉडिफाई करना है, दोबारा से इस प्रोसीजर में कुछ इंसर्ट करना है, कुछ अपडेट करना है, तो सिंपली हम अपनी राइट क्लिक करेंगे और मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। हमारा ये प्रोसीजर क्रिएट हो चुका है और मॉडिफाइड मोड पे ओपन हो गया है, जहां पे अगर हमको इस प्रोसीजर में कोई भी नया एक्शन परफॉर्म करना है, लेट सपोज कि मैं अब इसी प्रोसीजर के थ्रू अपने रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहता हूं। अपडेट करना चाहता हूं मैंने बिगिन और एंड के इनसाइड अपडेट का स्टेटमेंट लिखा। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको अपडेट की क्वेरी बताई थी, किस प्रकार से अपडेट की क्वेरी रन करती है। अपडेट एम्प्लॉई सेट, अब मेरे को जो भी रिकॉर्ड लाइक फर्स्ट नेम है इक्वल टू एट पीरियड फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है इक्वल टू एट पीरियड लास्ट नेम। एम्प्लॉय का अगर मेरे को ये तो मेरा हो गया 2 रिकॉर्ड एम्प्लॉय टेबल से, ठीक है। अब मैं इसके साथ एक वेयर का स्टेटमेंट पास करूंगा, वेयर एम्प्लॉय आईडी। अच्छा, अभी तक हम लोग एम्प्लॉय आईडी को अपने टाइप कर देते थे कि एम्प्लॉय आईडी 1 को डिलीट करना है, 2 को डिलीट करना है, अपडेट करना है 1 को या 2 को। बट यहाँ पे तो हम किस प्रकार से अपनी एम्प्लॉय आईडी को लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे डिक्लेयर्ड पैरामीटर है एम्प्लॉय आईडी नाम से, सेम इस पैरामीटर को इसके स्थान पर यूज कर लेंगे। ये हमारी अपडेट की क्वेरी हो जाएगी। ये क्वेरी केवल हमारे एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को अपडेट करेगी। अगर आपको सिमिलर एक सेम टाइम पे अगर आप चाहते हो कि एम्प्लॉय की सैलरी भी अपडेट कर सके, तो एम्प्लॉय सैलरी सेंड सैलरी इक्वल्स टू एट द रेट सैलरी वेयर की कंडीशन सेम रहेगी। तो ये था हमारा अपडेट की क्वेरी। अब मैं अगर इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूं और फिर से चेक करता हूं अपने प्रोसीजर को मॉडिफाई करके, मैं अपने प्रोसीजर को देख रहा हूं, तो आप देखोगे कि मेरा जो न्यूली क्रिएटेड प्रोसीजर है उसमें अपडेट की क्वेरी भी है। चलिए इसको परफॉर्म करके देखते हैं कि क्या किस प्रकार से रन करता है। हम अपने स्टोर्ड प्रोसीजर को exec कमांड के थ्रू भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और वैसे सबसे सिंपल तरीका बताता हूं, जब आप अपने प्रोसीजर को मॉडिफाई करते हो तो आपका प्रोसीजर इस प्रकार से ऊपर एक स्क्रिप्ट प्रिपेयर करता है। आप इसी स्क्रिप्ट के बाद अपनी रिक्वायर्ड पैरामीटर्स को भेज सकते हो। मैं 5 नंबर भेजता हूँ, एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम भेजता हूँ राम, सेकेंड नेम भेजता हूँ रामा। अब मैं इसकी सैलरी भेजता हूँ। सैलरी का टाइप हमारा इंटीजर क्या है और मैं इंटीजर की वैल्यू को भेज देता हूँ। एक्शन मोड मेरे को सपोज मेरे को एक्शन मोड परफॉर्म करना है क्रिएट का, मैंने इस क्रिएट को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जैसे इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो देखिए मेरा 2 रिकॉर्ड अफेक्ट हुआ है, एक रिकॉर्ड एम्प्लॉय टेबल के लिए, दूसरा रिकॉर्ड एम्प्लॉय सैलरी के लिए। ओके, अब मेरे को इस रिकॉर्ड को गेट करना है, देखना है कि ये रिकॉर्ड में क्या शो हो रहा है या क्या नहीं शो हो रहा है। तो देखिए मेरे पास अभी और कुछ भी नहीं भेजना मेरे को, तो मैं बाकी सबको ब्लैंक कर देता हूँ। देखो ये बस गेट ऑल रिकॉर्ड करना है और मैं अपने सारा पैरामीटर्स ब्लैंक भेज रहा हूँ। जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूंगा, अच्छा मेरे को इनकरेक्ट सिंटैक्स की एरर दे रहा है, इट मीन्स कहीं हमारा सिंटैक्स गलत यूज हुआ है। तो पहला था हमारा एम्प्लॉय आईडी के लिए, दूसरा था हमारा एम्प्लॉय के फर्स्ट नेम के लिए जो कि वैरक्यार है, तीसरा था हमारे एम्प्लॉय के लास्ट नेम के लिए, ये था हमारे एम्प्लॉय की सैलरी के लिए, और एम्प्लॉय का एक्शन मोड जो था गेट ऑल। तो देखा आपने, ये हमारा न्यूली इंसर्टेड रिकॉर्ड, इसको जहां पे हमारी विद द हेल्प ऑफ ज्वाइन सभी एम्प्लॉय के नेम विद आईडी और विद सैलरी शो कर रहे हैं। अब मेरे को मान लो कि यहाँ पे एक रिकॉर्ड को अपडेट करना है,
अपडेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे को एम्प्लॉय आईडी 2 को अपडेट करना है। मैंने एम्प्लॉय आईडी 2 को क्लिक किया और फर्स्ट नेम की जगह मान लो मैं आनंद रखता हूँ। सेकेंड नेम को मैं नहीं चेंज करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं एम्प्लॉय की सैलरी को अपडेट करना चाहता हूँ। तो ये 50,000 है, मैं इसको 20 करता हूँ। और अपडेट के लिए अपडेट का क्या एक्शन मोड था उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और मैं अपनी इस को एग्जीक्यूट करता हूँ। मेरा 2 रिकॉर्ड फिर से इफेक्ट हुआ। सिमिलर वे में अगर आप सभी रिकॉर्ड को गेट करना चाहते हो, देखिए मेरा फर्स्ट नेम अपडेट हो गया, सेकंड नेम के स्थान पे मैंने ब्लैंक छोड़ा था, ब्लैंक गया है और सैलरी मेरी अपडेट हो चुकी है। तो ये था हमारा स्टोर्ड प्रोसीजर। विद द हेल्प ऑफ स्टोर्ड प्रोसीजर आप अपनी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो और अपने रिक्वायर्ड एक्शन को परफॉर्म कर सकते हो। अच्छा, हम अपने जैसे अभी मैंने इफ स्टेटमेंट यूज भी किया है, इसका मतलब इफ और एल्स कंडीशन हम अपने स्टोर्ड प्रोसीजर में भी यूज कर सकते हैं। चलिए हम अपने इस एम्प्लॉय को यूनिकली आइडेंटिफाई बनाते हैं। एक मैं टेबल और इसमें एक कॉलम अल्टर करता हूँ। मैंने एक ऑर्डर किया टेबल में एक कॉलम जो था मेरा एम्प्लॉय का आईडी। मैं कॉलम में चेक करता हूँ तो ईमेल आईडी ऐड हो गई है। अब मैं चाहता हूँ कि सेम टाइम पे मेरी एम्प्लॉय की आईडी में भी एक्शन परफॉर्म हो या इसमें भी रिकॉर्ड इंसर्ट हो। मैंने इसे मैक्स ले लिया। ओके, अब मैं इंसर्ट स्टेटमेंट पास करता हूँ तो इसमें मैं ईमेल आईडी भी भेज रहा हूँ और @email ID भेज रहा हूँ। अब मैं अगर इसको तो मैंने ये तो जो प्रोसीजर है ये मॉडिफाइड हो चुकी है। चलिए इस प्रोसीजर में एक और लॉजिक पास करते हैं। लाइक मेरे को चेक करना है कि जो रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसमें कोई भी कुछ भी एग्जिस्ट ना करे, वो रिकॉर्ड दोबारा एग्जिस्ट ना हो। अगर एग्जिस्ट नहीं करता रिकॉर्ड, अभी उसमें कुछ इंसर्ट हो, तो मैं ईमेल आईडी पे वैलिडेशन लगाना चाह रहा हूं। रिफ्रेश कर लेते हैं Ctrl+Shift+R की मदद से, तो ये मेरा कॉलम रिफ्रेश हो जाएगा और एक एरर चली जाएगी। अब मैंने एक कंडीशन लगाई, फिर से मैं बिगिन और एंड स्टेटमेंट यूज करता हूं। एल्स की कंडीशन पे दे सकते हो। मैं सेलेक्ट 0 इस दूंगा और अगर रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है तो समय में सेलेक्ट 1 भेज दूंगा। ठीक है, ये मेरा कमांड कंपाइल हो गया है। तो फिर से मैं देखता हूँ मेरे टेबल पे, अभी आप चेक करोगे तो मेरे टेबल में 5 रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके हैं। अब मेरे को एम्प्लॉयडी 6 के लिए रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। मैंने 6 डाला, फर्स्ट नेम पे मैंने HP डाला, सेकंड नेम पे मैंने लास्ट नेम पे मैंने लैपटॉप डाला। ओके, इसकी सैलरी मान लो मैं 60,000 डालता हूँ। ठीक है, और मैं इसके एक्शन मोड में क्रिएट डालता हूँ। लेकिन अभी देखिए मैंने इसमें ईमेल आईडी भी डिक्लेयर करी है, hp@email.com। देखते हैं कि मेरी ये क्वेरी इंसर्ट होगी आफ्टर यूजिंग वैलिडेशन। तो मेरा स्टेटमेंट 1 मेरे को रिजल्ट में आया सेलेक्ट 1।
इट मीन्स मेरी क्वेरी सक्सेसफुली रन कर गई है। आप चाहे तो दोबारा से इस क्वेरी को रीलोड करके देख लो, तो देखिए मेरे ये रिकॉर्ड इंसर्ट कर गया। अच्छा, दोबारा से मैं सेम रिकॉर्ड को इंसर्ट करना चाहता हूँ बट एम्प्लॉय आईडी 7 की भी, तो क्या ये इंसर्ट करेगी? 0। इसका मतलब ये रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ है। देखिए एम्प्लॉय आईडी 7 इंसर्ट नहीं हुई। आप अपने इस प्रोसीजर को और भी बेहतरीन तरीके से लिख सकते हो, जैसे कि सेलेक्ट रिकॉर्ड insert successfully as message। यहाँ पे मैं डुप्लीकेट ईमेल आईडी रिकॉर्ड फील्ड। ठीक है, अब मैं दोबारा से इस रिकॉर्ड को इंसर्ट करके देखता हूं क्या मैसेज आएगा। तो मेरे पास मैसेज आया डुप्लीकेट ईमेल आईडी /failed। अगर मैं दोबारा से क्वेरी रन करके देखूंगा तो मेरे पास वो रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ। ये था हमारा सीक्वल में स्टोर्ड प्रोसीजर कि आपको मैंने बेसिक से लेके एडवांस नॉलेज दी स्टोर्ड प्रोसीजर की। स्टोर्ड प्रोसीजर में आप कई तरह के कमांड लिख सकते हो, लाइक आप कॉमन टेबल एक्सप्रेशन भी क्रिएट कर सकते हो और भी बहुत कुछ अपने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने लॉजिक्स को क्रिएट कर सकते हो इनसाइड स्टोर्ड प्रोसीजर। ये था हमारा सीक्वल में हमारी सीक्वल की कीज, जॉइंस, स्टोर्ड प्रोसीजर, DDL और DML कमांड किया था। इसकी बेसिक से एडवांस तक की नॉलेज मैंने कंप्लीटली जॉइंस आपको क्लेरिफाई हो सके उसका पूरा का पूरा ट्राई किया था, और अपने जॉइंस को किस प्रकार से लिखते हैं, इनर जॉइंस क्या है, आउटर जॉइंस क्या है, लेफ्ट जॉइन क्या है, राइट जॉइन क्या है, इनके बीच की डिफरेंसेस को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल क्लेरिफाई किया। और सेम मैंने स्टोर्ड प्रोसीजर में बारीक से बारीक डिटेल्स आपको प्रोवाइड करने की ट्राई किया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को इस प्रकार से सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे वीडियोस को, और हमारे वीडियोस को खूब शेयर करें। जितनी भी ज्यादा आप शेयर करेंगे लोगों को उतना ज्यादा इस उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने कुछ नया सीखा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक बटन को दबाकर इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस से अपडेटेड रह सके। और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आप हमारी हर एक वीडियो को पहले देख सकें। आप हमारे चैनल पर इस प्रकार के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखेंगे, तो स्टे ट्यून और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद फॉर वॉचिंग और मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।